हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। क्लास 9 में हमने ज्योग्राफी एसएसटी के अंदर हमारा ज्योग्राफी वाला पार्ट चल रहा था और इस ज्योग्राफी वाले में हम विशेष रूप से जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व या कारक होते हैं। आज हम भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे, यानी भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले विशेष रूप से जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र के बारे में हम गहनतापूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अक्षांश, यानी मैं आपको बता दूं कि कर्क रेखा जो कि भारत के मध्य से गुजरती है। हमने भारत के मैप में देखा होगा कि कर्क रेखा गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश या मान सकते हैं कि मिजोरम, पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। यानी गुजरात के कच्छ और पूर्व में मिजोरम से होकर भारत की कर्क रेखा, ये क्या है? कर्क रेखा गुजरती है और देश का लगभग आधा भाग कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। जैसे मैंने आपको बताया था, नक्शे में हमेशा ऊपर की साइड में नॉर्थ और नीचे की साइड में साउथ होता है। तो कहने का मतलब कि देश का लगभग आधा भाग कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, जो कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। दक्षिण वाला भाग तो क्या है? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। कटिबंधीय भाग, यानी दक्षिण के आधा भाग तो क्या है? दक्षिण में स्थित है, जो कि क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय भाग है। और इसी प्रकार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। यानी इसीलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषता उपस्थित है। यानी भारत के लगभग मध्य में से क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा गुजरात के कच्छ से लेकर पूर्व में मिजोरम तक है स्थित है। और इसके कर्क रेखा के दक्षिण भाग वो क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय भाग। और कर्क रेखा के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? उपोष्ण कटिबंधीय भाग। तो इसीलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषता उपस्थित है। यानी दक्षिण वाला भाग तो क्या आ गया? उष्ण कटिबंधीय, यानी कर्क रेखा के दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंधीय भाग और उत्तर का भाग उपोष्ण कटिबंधीय भाग। यानी कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, इन दोनों की विशेषताएं भारत की जलवायु में विद्यमान है। इसी प्रकार हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, ऊंचाई। यानी जैसे कि हमने पिछले कई पार्टों में पढ़ा कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत, भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत। और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। 6000 मीटर। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि यहां पर 6000 मीटर की ऊंचाई वाले लगभग 40 पर्वत हिमालय पर्वत क्षेत्र में विद्यमान है। तो इसकी औसत ऊंचाई हम कितनी मानते हैं? हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। और भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है। तटीय क्षेत्र, जैसे ये तटीय क्षेत्र,
ये भारत का क्या है? तटीय क्षेत्र। तो तटीय क्षेत्र भी क्या है? बहुत विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई, जहां पर तटीय क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 300 मीटर के लगभग है। और हिमालय पर्वत मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में आने से रोकती है। मुख्य हिमालय पर्वत क्या है? हिमालय पर्वत मध्य एशिया, हिमालय पर्वत मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकती है। यानी हिमालय पर्वत मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है। और इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में कम ठंड पड़ती है ना? मतलब हिमालय पर्वत के कारण क्या होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। ऊंचाई में क्या कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विस्तृत है जिसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। और हिमालय पर्वत का मुख्य कार्य क्या है कि हिमालय पर्वत मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकती है। और इसी कारण मध्य एशिया के मुकाबले भारतीय उपमहाद्वीप में ठंड कम पड़ती है। अगर भारत में हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत एक मरुस्थल होता। अगर भारत में क्या होता? अगर हिमालय पर्वत भारत में नहीं होता तो भारत क्या होता? पूरा मरुस्थल होता। और हिमालय पर्वत मुख्य रूप से मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकती है, इसीलिए मध्य एशिया की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप में ठंड कम पड़ती है। अब इसी प्रकार हम पढ़ेंगे तीसरा वायुदाब एवं पवन तंत्र के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। यानी भारत की जो जलवायु है और संबंधित मौसमी अवस्थाएं हैं, जलवायु और मौसमी अवस्थाएं, ये निम्नलिखित 3 वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। जैसे पहला है वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, दूसरा ऊपरी वायु परिसंचरण और तीसरा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय भाग कर्क रेखा के दक्षिण में और उपोष्ण कटिबंधीय भाग कर्क रेखा के उत्तर में। तो कहने का मतलब कि भारत की जलवायु और संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित 3 बातों पर सर्वाधिक निर्भर करती है: वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। भारत क्या है? मुख्य रूप से क्या है? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। और यह पवने उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती है। मतलब ये व्यापारिक पवनें कहां से उत्पन्न होती है? उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती पवनों से, या यूं मान सकते हैं कि यह पवनें उत्तरी गोलार्ध की उष्ण कटिबंधीय, कहां पर उत्पन्न होती है? ये उत्तरी गोलार्ध की उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती पवनों से व्यापारिक पवनें उत्पन्न होती है। और यह दक्षिण की ओर बहती कोरियोलिस बल की कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। मतलब ये उत्तरी गोलार्ध से विषुवतीय गोलार्ध की ओर
यानी दक्षिण गोलार्ध की ओर या दक्षिण की ओर बहती कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बहती है। यानी विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर, किसके कारण? कोरियोलिस बल के कारण। कोरियोलिस बल के कारण। मुख्य बात मैं आपको बता दूं, कोरियोलिस बल क्या होता है? कोरियोलिस बल यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। यानी पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, पृथ्वी जब घूमती है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। और इस बल के कारण पौने उत्तरी गोलार्ध से, इस कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है? पौने उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध, यानी उत्तरी गोलार्ध से दाहिनी ओर तथा दक्षिण गोलार्ध के बाईं ओर विकसित हो जाती है। और यह फेरेल का नियम कहलाता है। फेरेल का नियम कहलाता है। मैंने आपको क्या बताया यहां पर कि भारत कहां पर स्थित है? कि भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में स्थित है। मुख्य बात क्या है यहां पर? कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में स्थित है। और यह पवने उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती पवनों, उत्तरी मतलब कहने का मतलब कि यह पवने उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती है। और यह दक्षिण की ओर बहती कोरियोलिस बल के कारण विषुवतीय निम्न दाब की ओर बहती है। मुख्य रूप से क्या है कि कोरियोलिस बल के कारण यह क्या होता है? निम्न दाब की ओर बहने लग जाती है। और कोरियोलिस बल क्या बताया था मैंने आपको? कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है कि घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। और इस बल के कारण पौने उत्तरी गोलार्ध के दाहिनी ओर और दक्षिण गोलार्ध के बाईं ओर विकसित हो जाती है। और इसे क्या कहते हैं? फेरेल का नियम भी कहा जाता है। और यह क्या होता है? कोरियोलिस बल यानी कि यह दक्षिण की ओर बहती कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। और सामान्यतः इन हवाओं में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। इन हवाओं में क्या होती है? विषुवतीय निम्न दाब वाली उसमें हवाओं में क्या होती है? नमी की मात्रा बहुत कम होती है। नमी की मात्राएं बहुत कम होती है। और इसीलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं हो पाती। मुख्य बात, अब हम वायुदाब एवं धरातलीय पवनों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का वायुदाब एवं धरातलीय पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमाचल के उत्तर में उच्च दाब होता है। यानी शीत ऋतु में क्या होता है? हिमाचल के उत्तर में, यानी भारत के उत्तर में हिमाचल पर क्या होता है? निम्न वायुदाब होता है शीत ऋतु में। हिमालय के उत्तर में क्या होता है? शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है, यानी उच्च दाब। शीत ऋतु के में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। और इस क्षेत्र की ठंडी हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। क्या होता है कि शीत ऋतु में तो हिमालय पर्वत के उच्च दाब, हिमालय पर्वत में उच्च दाब वाले क्षेत्रों में या उच्च दाब होता है। और इस क्षेत्र की ठंडी हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। और ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। यानी शीत ऋतु में क्या है कि हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। और ये उच्च दाब क्या होता है? दक्षिण में निम्न दाब की ओर महासागरीय हवाओं की ओर बढ़ता है। और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? जस्ट अपोजिट हो जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जिसके कारण गर्मी के दिनों में क्या होता है कि वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है।
और वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च, हिंद महासागर कहां पर है? भारत के दक्षिण में स्थित है। भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है और इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से कहने का मतलब मेरा आपसे क्या है कि हमने ऊंचाई के बारे में पढ़ा, अक्षांश के बारे में पढ़ा, वायुदाब एवं पवन तंत्र के बारे में पढ़ा। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत की जलवायु को सबसे प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश यानी कर्क रेखा, अक्षांश यानी कि कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है और कर्क रेखा गुजरात के कच्छ से लेकर पूर्व में मिजोरम तक फैली हुई है। कर्क रेखा के दक्षिण भाग को उष्णकटिबंधीय भाग कहा जाता है और उत्तरी भाग को उपोष्णकटिबंधीय भाग कहा जाता है। यानी भारत की जलवायु को उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं भारत की जलवायु में विद्यमान है। ऊंचाई, हिमालय पर्वत के बारे में बताया था कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी काफी विस्तृत है और इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर तक है। और हिमालय पर्वत क्या करता है? मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है और इसी के कारण यानी हिमालय पर्वत के कारण ही भारत में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। इसी प्रकार वायुदाब एवं पवन तंत्र, इसके बारे में हमने पढ़ा कि वायुदाब एवं पवन तंत्र में जैसे कि मैंने जैसे आपको बताया कि भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। वायुदाब एवं धरातलीय पवने, ऊपरी वायु परिसंचरण, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के वाले क्षेत्र में स्थित है। यानी क्या है? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। और यह व्यापारिक पवनें कहां से उत्पन्न होती है? कि यह पवनें उत्तरी गोलार्ध की उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाली पेटियों से उत्पन्न होती है। यानी किससे होती है? उत्तरी गोलार्ध की उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाली पेटियों से ये इन व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति मानी गई है। अब यह व्यापारिक पवनें क्या करती है? यह व्यापारिक पवनें दक्षिण की ओर बहती कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। ये व्यापारिक पवनें क्या करती है? कोरियोलिस, पृथ्वी के कोरियोलिस बल के कारण ये विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है और सामान्यतः इन हवाओं में नमी की मात्रा बहुत कम होती है और इसीलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। कोरियोलिस बल के बारे में बताया मैंने आपको कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है और इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विकसित हो जाती है और इसीलिए इसको फेरेल का नियम भी कहा जाता है। मतलब इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस बल के कारण यानी कोरियोलिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विकसित हो जाती है और इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। इसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया कि भारत की वायुदाब एवं पवन तंत्र, भारत की वायुदाब एवं पवन तंत्र ये क्या है? अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में क्या होता है? उच्च दाब होता है। यानी शीत ऋतु में क्या होता है? हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है और इस क्षेत्र की ठंडी हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले, इस क्षेत्र की ठंडी हवाएं क्या करती है? दक्षिण में निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बहती है।
इस क्षेत्र की ठंडी हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है और ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी आंतरिक एशिया एवं उत्तरी पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है और वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है और इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। आज हमने भारत की जलवायु के 3 प्रमुख घटक पढ़े, अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। आगे हम जेट स्ट्रीम आदि के बारे में आगे के वीडियो में जेट स्ट्रीम के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे।